नमस्कार साथियों, नवजागरण प्रकाशन की ओर से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ नवजागरण प्रकाशन को। राजकुमार अनुरागी से मेरी बात हुई और उन्होंने ये जो अवसर मुझे दिया कि अपने उपन्यास के बारे में मैं बात कर सकूँ, इससे मुझे ख़ास तौर पर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कविताओं के लिए तो मंच मिलते हैं अक्सर, लेकिन कहानियों का भी थोड़ा सा हो जाता है, कोई ना कोई रास्ता निकलता है, मगर उपन्यास अक्सर रह जाते हैं जिसे आप एकांत में बैठकर पढ़ते हैं। मगर जो उपन्यास के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत हो तो वो एक लंबा फलक होता है जिसके ऊपर कि आप अपनी बहुत सी बातें, मतलब यूँ समझिए कि उपन्यास में हर विधा समा जाती। तो उस समय जब आप उपन्यास लिख रहे होते हैं तो वह आपके लिए एक तरह से संपूर्ण सुख देता है। तो कविताओं से शुरुआत होकर धीरे धीरे कहानियों की तरफ आना और कहानी से फिर उपन्यास में आना, वो बहुत ही एक क्रमिक विकास, या यूँ समझिए कि एक यात्रा होती है इस तरह की, जो आपको अपने आप से आप अगली सीढ़ियों पर लिए चलती है। नवजागरण प्रकाशन से जो संदेश मैं देख पा रही हूँ, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वाजपेयी जी मेरे बहुत ही वरिष्ठ और मेरे लिए बहुत ही आदर्श हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। अनिल मिश्रा जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वे मित्र जिनके साथ हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, संध्या प्रहलाद जी आ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है संध्या जी, आप हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाती हैं, मेरे साथ रहती हैं आप। तो एक ये बड़ी अच्छी बात जो हुई है, रेखा जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, कि इस लाइव कार्यक्रम के ज़रिए हम और सुविधा से एक दूसरे के निकट आ पाए हैं। एक तो समय की जो सीमा है उसको हम लोग ध्यान रखते हैं, समय से एक दूसरे के पास उपस्थित होते हैं, अपनी बात कह पाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक तरह का एक नया अच्छा, देखिए कुंदा जी जुड़ गई हैं, कुंदा जोगलेकर जी मेरी बहुत प्रिय लेखिका हैं वो, और ग्वालियर से हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करती हूँ मैं। तो आप सभी मित्रों के साथ में जब खास करके कोई ऐसा विषय कोई व्यक्ति उठाना चाहता है कि जो अपने आप में अनछुआ है, लोगों की नज़र उस तरह से उस पर नहीं गई, तो बहुत बड़ा एक विषय होता है और उसके लिए बहुत तरह की चुनौतियाँ होती हैं। ममता जी हमारे बीच में आ गई हैं, हमारे समय की बड़ी हस्ताक्षर हैं वो, और उन सब के बीच में बराबर चर्चा होती रही कि मैं इस तरह का उपन्यास लिखना चाहती हूँ, लिखना चाहिए कि नहीं। श्यामल सिन्हा जी आपका स्वागत है, सांध्य नमन, आपको भी सांध्य नमन। तो ऐसे कई प्रश्न मन में उठते थे कि ये जो विषय मैं उठा रही हूँ, क्योंकि नज़र में हम सबके गुजरती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि लेखक कुछ अलग से देखता है। रजत सान्याल जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत रजत जी। तो वो विषय जो आपको तंग करते हैं, अब यहाँ कई ऐसे लेखक जुड़े हुए हैं जो कविताओं में अपनी बात को रखते हैं, कहानी में भी रखते हैं। तो आपको विधा कोई सी भी मिले, लेकिन जो आपके आसपास घट रहा है अगर वह आपको उद्वेलित करता है, तो अब उसके लिए कुछ तो अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिए। और उस अभिव्यक्ति के रूप में कुछ लोग नारे लगाते हैं, कुछ लोग प्रोसेशन निकालते हैं। राजेश कुमार मांझी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार, स्वागत आपका। तो बस जब तक कुछ लोग और आते हैं तब तक ये थोड़ा सा सिलसिला हमारी पर्सनल बातचीत का, उसके बाद तो जब फिर मैं उपन्यास के बारे में शुरू कर दूंगी पढ़ना, तो शायद मैं नज़र से सामने उस तरह देख भी नहीं पाऊंगी, कमेंट्स को बाद में पढ़ूंगी। श्यामल सिन्हा जी धन्यवाद आपका कि आपने मेरा उत्साह बढ़ाया है इस तरह से लिख करके। तो जब इस तरह का विषय खास करके मैं देखती थी, ये हम हमेशा स्त्री विमर्श की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पक्ष है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है, हर तरह के लोग हैं। और मुझे तो बार बार लगता है कि स्त्री या पुरुष होना जो है वो इस तरीके से नहीं होता। देखिए सरोज जी जुड़ गई हैं, रज़िया जी जुड़ गई हैं चेन्नई से। रज़िया जी, आपकी संस्थान ने सम्मानित किया मेरी इस पुस्तक को पहले उपन्यास के रूप में, तो आप तो विशेष रूप से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप जुड़ गई हैं। और सरोज शर्मा जी हमारे बीच में हैं, मैं बहुत ही निकट महसूस करती हूँ, और फिजी में रहते हुए भी आपसे बराबर इस उपन्यास को लेकर के हमारी बातचीत होती थी और लंबी लंबी बातचीत होती थी। तो बड़ा अपनापन महसूस होता है जब इस तरह निकट के लोग यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो जब मैं इस विषय को लेकर के सोच रही थी कि ये इतना टेढ़ा सा विषय है और हम बार बार देख रहे हैं कि पुरुषों के साथ
हमारे जो नई उम्र के लड़के हैं उनको गलत रास्ते पर मोड़ा जा रहा है, उन्हें कुछ तरह की दिक्कतें या कुछ तरह के प्रलोभन या कुछ तरह का प्रभाव या कुछ तरह का दबाव उन्हें इस रास्ते पर खींचे जा रहा है, तो मुझे बार बार चुभता था। मुझे कई बार लगता था मुझे देखने में गलती लग रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी गलती कितनी बार लग सकती है। तो उससे व्यक्त करने के लिए कविता या कहानी से ज़्यादा बड़े फलक की ज़रूरत थी। और धीरे धीरे मैं नहीं जानती थी कि मैं उपन्यास लिख जाऊंगी, क्योंकि इतना बड़ा होता है इसका वितान। तो इंदु निगम जी नमस्कार। उस वितान को उठाने से पहले मुझे तो उस चीज़ को मैंने अपने भीतर काफ़ी समय तक पहले इस बात की एक लड़ाई लड़ी कि क्या मैं विषय ठीक पकड़ रही हूँ, क्या मैं इसका निर्वाह कर सकूँगी, क्या मुझे ये लिखना चाहिए। और ख़ास करके एक स्त्री होकर मैं अगर इस दूसरे पक्ष को लिखना चाहती हूँ जिसमें मुझे बहुत सी बातें स्त्री विरोधी लिखनी पड़ेंगी, लेकिन यही वो जगह होती है जहाँ आप अपने आप को समझाते हैं और आप अपनी खोल से बाहर निकल कर के आते हैं। तो मेरे लिए भी ये ज़रूरी था कि मैं अपने खोल से बाहर निकल कर आती और एक व्यक्ति होकर, अगर हम व्यक्ति होकर अपने आप को पहचानना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया हमें व्यक्ति होकर पहचाने, तो हमें भी व्यक्ति होकर जीना पड़ेगा और चीज़ों को उसी तरह से लेना पड़ेगा। तो मैंने भी एक्सेप्ट किया उस बात को और ये महसूस किया कि अगर मैं व्यक्ति के तौर पर देखती हूँ तो हर तरह के लोग हैं। अब ये शोषण जो है उसे आप जेंडर बायस करके नहीं देख सकते कि स्त्रियाँ पुरुषों का या पुरुष स्त्रियों का कर रहे हैं, और ये कोई नई बात भी नहीं। तो वो सब चीज़ें उस तरीके से चल रही हैं। वीना अग्रवाल जी हमारे बीच पर आ गई हैं और सभी उनके साथ साथ मैं भी सभी प्रबुद्ध साहित्यकार जो यहाँ उपस्थित हैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ। रज़िया जी, आपके लिए तो उपन्यास, मैंने कहा ना, मेरे लिए तो ख़ास करके आपको लेकर के एक अलग तरह की भावना जुड़ी हुई है इस उपन्यास के साथ। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि उपन्यास लंबा होता है तो मैंने उसे कुछ छोटे में कोशिश की है आप लोगों के बीच में इस तरह से रखूं कि एक बात किसी ठिकाने तक पहुंच सके। और इतने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। गुरमिंदर सिंह जी नमस्कार। इंदु निगम जी बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी मैं छोटी छोटी सी टिप्पणी बीच में करूँगी, लेकिन मैंने कुछ टुकड़े निकाले हैं और उन टुकड़ों से शायद आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि एक कहानी किस तरह से चलती है। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर नवजागरण प्रकाशन का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो कि एक नया प्रकाशन है और उसमें कई तरह के विधाओं को स्थान दिया जा रहा है। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं चाहूँ तो अपनी किताब का, अपने प्रकाशक का नाम ले सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा उनकी उदारता है, मैं उनके इस उदारता का बहुत ही सम्मान करती हूँ। तृप्ति माथुर हमारे बीच में जुड़ गई हैं, प्रतिभा कुमारी जुड़ गई हैं और नवजागरण प्रकाशन ने लिखा है कि वे सुन रहे हैं और आप सबसे मुखातिब हैं। बहुत ही अच्छी बात है। मैं सम्मान के साथ आप सबसे बल्कि अनुरोध करूंगी कि जो लोग देख रहे हैं, वीना अग्रवाल जी भी आ गई हैं, तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि ये जो प्रकाशन है, जो एक खुले मन से सभी को आमंत्रण देते हैं, सबके लिए स्थान रखते हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। बतौर लेखक, बतौर पाठक उनके साथ भी जुड़ना चाहिए। तो आइए आज उस पन्ने से मैं अपने उपन्यास जीमेल एक्सप्रेस के कुछ अंश आपको इस तरह से कड़ी दर कड़ी सुनाती हूँ कि शायद कहानी का एक ताना बाना आपकी नज़र में आ सके। नूपुर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। इतनी जानकारी तो मुझे खुद उसी ने दी थी जब एक रोज़ इसी दरियागंज की सड़क पर मैं अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रहा था और वह अचानक मुझे यहीं मिल गई थी। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए बताया था कि वह यहीं हॉस्टल में रहती है और डॉक्टरी पढ़ रही है। आज भी खूब याद है, उसने हरे रंग का सूट पहना हुआ था जिसमें कुछ सितारे जड़े थे। उस रात मैंने एक कविता लिखी थी, हरी घास पर ओस की बूंदें, धीरे चलना अरी जिंदगी, ख्वाब पड़े हैं अखियां मूंदे। खुद पर हंसी आती है, कैसा बावरा था मैं। मुझे लगता है मैं आज भी वैसा ही हूँ, ज़रा भी नहीं बदला। जिससे कोई ख़ास बातचीत तक न हुई कभी, इतने सालों जिसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, आज अचानक उसे ऐसे याद कर रहा हूँ जैसे मेरा उससे बड़ा अंतरंग संबंध रहा हो। खैर, जाहिर तौर पर भले ही मेरा उससे संबंध कोई आकार न ले पाया हो, मगर मन की डायरी के कई पन्ने उसके नाम समर्पित हैं। वे पन्ने जो लिखे ही नहीं कभी, इस डर से कि किसी के हाथ न लग जाएं। आज किसी की डायरी के वैसे ही पन्ने मेरे हाथ लग गए हैं
और मैं उन्हें पढ़ डालने को आतुर हूँ। शायद यही कारण है कि एक हड़बड़ी मुझ पर हावी होती जा रही है और मैं जल्दी से जल्दी एक ठिकाने पर जा पहुँचना चाहता हूँ ताकि इत्मीनान से इसे पढ़ सकूँ। कितनी अजीब बात है, जब विनीता ने मुझे ज़बरदस्ती दरियागंज की तरफ धकेला था तो मुझे झल्लाहट हुई थी, मगर आज दरियागंज से अपनी खिड़की के लिए पोस्टर लेकर लौटता हुआ मैं कितना बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दरअसल विनीता ने कमरे की खिड़की को बंद करवाकर उस पर कुछ नक्श बनवा दिए थे। एक बार पूछ तो लिया होता, मैं कुछ ऊंचे स्वर में बोला था। इतना उससे कहाँ बर्दाश्त होता। क्यों? अपने घर में कुछ करने के लिए मुझे तुमसे राजीनामा साइन कराना होगा क्या? वह तुरंत ही जवाबी मुद्रा में आ गई थी। यहाँ से बाहर की दुनिया दिखती थी। मैंने अपनी दलील रखी, मगर आज के समय में पुरुषों को कोई दलील रखने का हक कहाँ है? वे तो स्त्री विरोधी, स्त्री शोषक हैं। उनसे कैसी सहानुभूति? कभी कभी मन होता है कि पुरुष विमर्श पर भी कुछ लिखा जाना चाहिए। उनकी चिंताएं, उनके दबाव, उनका शोषण। स्त्रियों के लिए तो न जाने कितनी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं लपक कर खड़ी हो जाती हैं, मगर हमारे लिए कौन खड़ा होगा? ज़रा ना नुकुर की नहीं कि स्त्री विमर्श का झंडा लेकर खड़ी हो गई। पिता के घर में सुनती आई कि अपने घर में अपने मन की करना, मगर अपने घर में भी अपने मन की करने की आज़ादी कहाँ? तुम्हारी इजाज़त लेनी चाहिए थी। विनीता की आवाज़ तो वैसे भी स्वाभाविक तौर पर ही तैश में रहती है। मैं ही खामोश हो गया। कर लो भैया अपने मन की, हमारे मन के बारे में भी कोई सोचेगा? मेरे घर में भी माँ के अनुसार चीज़ें होती रहीं, अब तुम्हारे अनुसार होती हैं। हम कहाँ जाएं? हमारी पैरवी कौन करेगा? तो आज उसी बंद खिड़की के लिए मैं दरियागंज आया था, आसमान, फूल, तितली वाला कोई पोस्टर लेने। पोस्टर ढूंढने में कोई समय नहीं लगा। पोस्टर लेकर जब निकलने लगा तो अचानक ही पाँव भीतर की पटरी की तरफ मुड़ गए, जहाँ नई पुरानी किताबों का ढेर सजा था। कोई परिचित सी गंध अपनी ओर खींचने लगी और मैं किताबों की कतारों पर नज़र मारने लगा। कॉलेज के ज़माने में अक्सर यहाँ आया करता था और ढेरों किताबें रद्दी के मोल ले जाया करता था। उन दिनों जुनून की हद तक पढ़ने का शौक़ हुआ करता था मुझे। अचानक निगाहों ने किताबों की भीड़ में दबी पड़ी एक नीली डायरी को फोकस किया। मैंने लपक कर उठाया। मेरा अनुमान सही निकला, यह किसी की पर्सनल डायरी थी। पर्सनल डायरी यानी किसी की निजी ज़िंदगी की झलक। मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और उसके पन्ने पलटने लगा। नीले बॉल पेन से रोमन स्क्रिप्ट में लिखे कुछ अक्षर। जैसे जैसे मेरी निगाहें इन अक्षरों से गुजरती जा रही थीं, मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। लग रहा था जैसे गुमनाम मोहब्बत की कोई कहानी मुंह पर ओढ़नी ढके मेरे सामने खड़ी है और मेरी उंगलियां उसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए मचल रही हैं। भरपूर उत्साह के साथ मैंने एक और किताब की ओट में उस डायरी को भी खरीद लिया। सोचता रहा, क्या पता मेरी ही तरह किसी ने इसमें अपनी जीवन के कुछ अनमोल लम्हों को अंकित किया होगा। कुछ अंतरंग बेचैनियाँ होंगी, अपनेपन से भरी कुछ बातें होंगी। मैं उस डायरी को पढ़ने के लिए अधीर हुआ जा रहा था और गाड़ी भगाए लिए जा रहा था। शर्मीली नायिका सी वह डायरी मेरी सीट की बगल में खामोश पड़ी थी और मैं बार बार उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे इस बार तो उसे पहचान ही लूँगा। मेरा दिल कह रहा था कि मैं इसे खूब अच्छी तरह जानता हूँ। इसका एक एक हर्फ मेरा पहचाना हुआ है, बल्कि मेरी ही हाथों का लिखा हुआ है। जैसे यह मेरी ही डायरी है और इसमें नूपुर को लिखे वे पैगाम हैं जो मैं उसे कभी कह नहीं पाया। या क्या पता यह डायरी नूपुर ने ही लिखी हो और इसमें मेरा जिक्र भी हो। अब अंग्रेज वो डायरी को ऑफिस ले जाता है, घर में नहीं रखता और ऑफिस ले जाता है। उसके बाद डायरी में क्या होता है मैं बात करती हूँ। अंग्रेज़ी में लिखी तहरीर से यह तय कर पाना कठिन लगा कि लिखने वाला लड़का है या लड़की। आधे अधूरे वाक्य खंड जैसे नोट्स बना रखे हों। अपने नाम की जगह क्यू और अपने डांसिंग पार्टनर के नाम की जगह कैपिटल आर लिखना, जैसे बहुत समझ बूझ कर कोड्स में अपनी बात लिखी हो। इंटरेस्टिंग, मैंने महसूस किया। मन ही मन लिखने वाले की उस अदा पर रीझ गया जिसके ज़रिए सब कुछ जाहिर करके भी उसने खुद को बेपर्दा होने से बचा लिया था। डायरी की गोपनीयता मेरे आकर्षण को बढ़ा रही थी और मैं सोच रहा था
कि अगर मैं भी इसी होशियारी के साथ अपनी डायरी लिखता तो क्या लिखता। ओ मेरे प्रवासी मन, मेरा होकर भी तू मुझसे जुदा क्यों है। हर वक्त निगाहों में जो रहता है छाया, उस चेहरे पर इतना फिदा क्यों है। स्कूल के ज़माने में ये जो हमारा नायक है वह नूपुर को बहुत पसंद करता था, जिसे वह कभी जाहिर नहीं कर सका। यह डायरी उसके भीतर दबे हुए उस एहसास को शब्द दे रही है। वह डायरी के कोड्स को अपनी कहानी की तरह से गढ़ रहा है। दफ्तर का समय कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। मैंने बताया आपको, दफ्तर में ले जा कर के उस डायरी को पढ़ता है। दफ्तर का समय कैसे बीता कुछ पता ही न चला। घर पहुंचकर फेसबुक खोलकर बैठ गया। स्कूल के दिनों की कुछ और तस्वीरें अपलोड की गई थीं। मेरी निगाहें तेज़ी से जा टिकीं उस तस्वीर पर जिसमें हमारे क्लास की लड़कियां बंगाली परिधान पहने नृत्य कर रही थीं। नूपुर ठीक इनके बीच में थी। ओरे भाई फागुन लेगेछे बोने बोने, मेरे कानों में सम्मिलित स्वर में वह गान गूंजने लगा जो आज से बरसों पहले सुना था और फिर दोबारा कभी नहीं सुना। आंखों के सामने स्कूल का वह प्रांगण उभरने लगा था जहां वार्षिक उत्सव में नूपुर ने अन्य लड़कियों के साथ यह नृत्य प्रस्तुत किया था। पता नहीं डायरी की कहानी मेरे संस्मरणों में प्राण प्रतिष्ठा कर रही थी या फिर मेरे संस्मरण डायरी की कहानी को जीवंत बना रहे थे, मगर मेरे जहन में प्रार्थना सभा के लिए तैयार सीमेंट का वह ऊंचा चबूतरा आकार लेने लगा जहां किसी भी तरह के कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती थी। चबूतरे को 3 तरफ रंगीन पर्दे से ढक दिया जाता और सामने पंडाल सजाकर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाती। मैं देख रहा था लाल पाड़ की साड़ी बांधे वह कई और लड़कियों के साथ थिरकती हुई उस चबूतरे पर बढ़ती चली आ रही है। रोंगे रोंगे रोंगीलो आकाश, डारी डारी निखरो पाताश। उस गीत के भूले बिसरे शब्द यादों में गडमड होने लगे। हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए एकाएक पंजों के बल घूम जाना, तबले की थाप के साथ उसकी समूची देह का थिरक पड़ना और देर तक थरथराती हुई काया को नियंत्रित किए रहना, उसकी मोहक भाव भंगिमाएं सब सजीव होता जा रहा था। मैं देख रहा हूँ समूह की बाकी लड़कियाँ एक एक कर मंच के पीछे की ओर उतरती जा रही हैं। अंत में वह मंच पर अकेली खड़ी रह गई है। तबले की थाप मध्यम पड़ती जा रही है। उसका थिरकता बदन धीमे धीमे स्थिर हो गया है और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। उसने बहुत कलात्मक अंदाज में झुककर सभी का अभिवादन किया और घुंघरू छनकाती मंच से अदृश्य हो गई। शायद कुछ ऐसा ही दृश्य क्यू के स्कूल का भी रहा हो गया, जहां वह आर नाम के लड़के के साथ वेस्टर्न डांस का अभ्यास कर रही थी। वह क्यू को नाम देता है क्वीना और आर को देता है रोहन। अब ऑफिस का एक दृश्य देखें। पूर्णिमा के आने के बाद से सेक्शन में जीवंतता आ गई है। ट्रेनीज भी अधिक आने लगे हैं, या कहो पूर्णिमा अधिक से अधिक ट्रेनीज रखने और उन्हें सिखाने के पक्ष में रहती है। अभी वह चरित को उसके प्रोजेक्ट में गाइड कर रही है। कोई ऐसा मॉडल तैयार करो कि हमें किसी प्राकृतिक आपदा के आने के पूर्व की चेतावनी मिल सके, ताकि टूरिस्ट या यूं कहो कि ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी तरह की दुर्घटना से पहले अलार्म जैसा बजने लगे। चरित ऐसे किसी सिस्टम की संभावनाओं के बारे में पूर्णिमा से चर्चा कर रहा है। पूर्णिमा संभावित विकल्प समझा रही है। चरित पूर्णिमा की खोज है। उसे लगता है चरित को किसी ने ठीक से पहचाना नहीं और उसकी काबिलियत कबाड़ में पड़ी धूल खाती रही। वह चरित से बहुत आशान्वित है। उसकी क्षमताओं के संवर्धन के लिए उसे नई चुनौतियों से जोड़ने लगी है। मैं पूर्णिमा की बौद्धिक कुशाग्रता से चमत्कृत हूँ। चरित तो तकनीकी बैकग्राउंड का ट्रेनी है, मगर पूर्णिमा प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ तकनीकी विषयों पर भी अच्छा दखल रखती है। धमेजा को बेवजह ही पूर्णिमा की प्रशंसा से चिढ़ होती है। उसकी दलील है कि पूर्णिमा क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल सेल से यहाँ आई है, लिहाजा इतनी तकनीकी जानकारी होना कोई तारीफ की बात नहीं। मुझे ध्यान है जब पूर्णिमा यहाँ पहले रोज़ आई थी तब उसने कितनी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया था। अब क्या हो गया कि उसकी जायज़ तारीफ भी गले से नहीं उतरती। दरअसल जिस दिन से पूर्णिमा जीएम मैडम को सेक्शन में लेकर आई है, उसी दिन से धमेजा को बेचैनी शुरू हो गई है।
उसे लगता है जैसे पूर्णिमा ने उसके संरक्षण की आवश्यकता को खारिज कर दिया है और धमेजा की उपस्थिति बेमानी हो गई है। धमेजा हमेशा ही पूर्णिमा को नीचा दिखाने की कोशिश में रहता है। इसका किसी और पुरुष से संबंध था। इसके पति ने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। ऐसे में वह इसे अपने घर कैसे रख सकता था? जब वह दफ्तरी कामों में उसकी कमी नहीं निकाल पाता, तब उसके व्यक्तिगत जीवन की परतें उधेड़ने लगता। और वह दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसका अपना देवर ही था। धमेजा के पास रोज पूर्णिमा के बारे में कोई ना कोई नई जानकारी होती। अब मैं इसके आगे बढ़ा रही हूँ कहानी को थोड़ा। दफ्तर की ओर से देवेंद्र त्रिपाठी को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए चेन्नई भेजा जाता है। वहाँ वह अपनी पत्नी विनीता के साथ जाता है और यह एक बहुत ही सुखद ट्रिप साबित होता है। मगर सप्ताह भर की ट्रेनिंग के बाद जब वह वापस दफ्तर पहुँचता है तो वह पाता है कि उसकी मेज़ से फाइलें हटा ली गई, उसकी सारी व्यवस्था बदल दी गई है। वह बहुत बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि कहीं किसी साजिश के तहत उसे ट्रेनिंग के बहाने बाहर भेजकर उसका यहाँ से ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिया गया। अब वो सोच रहा है और परेशान है थोड़ा। सुबह सुबह का वक्त है। बाहर कॉरिडोर में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। कान में मोबाइल से संगीत का लुत्फ उठाते चपरासी साहब दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले मस्त चाल से चले आ रहे हैं। अरे प्रीतम, यहाँ की फाइलें कहाँ गईं? उसका शाही अंदाज मुझे और भी व्यग्र कर रहा था। कहाँ गई मतलब? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। लो कर लो बात, सवाल के जवाब में सवाल। अरे यार, मैं तो 10 दिन बाद आ रहा हूँ, ट्रेनिंग पर गया था ना। साहब जी, न्यूज़ तो वहाँ भी आती होगी। न्यूज़? मैंने सरसरी निगाह बीते दिनों पर दौड़ाई। देर रात होटल लौटना, थक कर सो जाना, अखबार के नाम पर हिंदी अंग्रेज़ी का ताज़ा तो छोड़ो, पुराना अखबार तक नसीब नहीं हुआ। यानी मैं 9 दिन तड़ी पार रहा। देश दुनिया से मेरा संपर्क पूरी तरह कटा हुआ और मैं था कि अपनी उसी दुनिया पर मोहित हुए जा रहा था। मगर अब मोह भंग की स्थिति थी। आखिर इस बीच ऐसा क्या हो गया कि हमारा दफ्तर अखबारों का, खबरों का हिस्सा बन गया? मेरी अनभिज्ञता पर उसकी बाँछें खिल गईं। यानी मुझे इस मामले की पहली जानकारी देने वाला शख्स वही है। साहब, शुक्रवार को सुबह सुबह हमारे दफ्तर में छापा पड़ा। वह मेरे निकट आ गया। छापा? जी, पूर्णिमा के घर पर और यहाँ उसके केबिन में एक साथ। वह सांस लेने के लिए रुका, या शायद इस बहाने उसने मेरे आश्चर्य का लुत्फ उठाया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे पूछना चाह रहा हो, है न फड़कती खबर? उसने बताया, पूर्णिमा के पास बहुत से कागज़ मिले हैं। कैसे कागज़? मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पूर्णिमा के पास आपत्तिजनक क्या हो सकता है। उसके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है और जहाँ... चलो चलो, भीड़ मत लगाओ, कोई पता नहीं यहाँ कोई खुफिया कैमरा लगा हो। धमेजा की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे इर्द गिर्द लोगों का घेरा सा बन गया था। बिना किसी हुज्जत सब अपनी अपनी सीटों की तरफ बढ़ गए। और तेरा टूर कैसा रहा? धमेजा मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं यंत्रवत उसके पीछे चल दिया। उसने इंटरकॉम पर 2 कड़क कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और मैं सामने की कुर्सी पर बैठ गया। वह टेबल पर रखे पेपर वेट को इस तरह घुमा रहा था जैसे सीबीआई ने उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में रख लिया हो और वह मुझे भी इन्वेस्टिगेट करने वाला हो। माजरा क्या है? मैंने चुप्पी तोड़ना ज़रूरी समझा। उसने बताया कि शुक्रवार को सुबह सुबह पूर्णिमा के घर और महरौली वाले फार्म हाउस सहित दूसरे ठिकानों पर छापा पड़ा, जहां उसमें चलने वाले कारनामों का पर्दाफाश हुआ। कैसे कारनामे? कई तरह की काली करतूतों के जरिए पूर्णिमा ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। आखिर धमेजा ने रहस्योद्घाटन किया। उसके पास आय से अधिक संपत्ति रखने का इल्ज़ाम है। उसके पास कई विदेशी गाड़ियों के कागज़ मिले हैं। उसके नाम महरौली वाले फार्म हाउस और उसके अलावा भी 3 ठिकानों का पता चला है। काली करतूतें, 3 ठिकाने, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उधर धमेजा था कि मुद्दे की बात पर पहुंचकर भी पूरी बात नहीं बता रहा था। शायद जानबूझकर मुख्य प्रश्न को नज़रअंदाज कर अपनी हाँकने में लगा था। किस बारे में बात कर रहे हो यार, ज़रा खोल कर बताओ ना। आखिर मेरी बेचैनी से उसका मन पसीजा और वह असली मुद्दे पर आया। उसके हाईटेक पार्लरों में बॉडी स्पा के नाम पर जिगोलो का धंधा चलता था। जिगोलो? कीमत लेकर स्त्रियों की काम वासना को संतुष्ट करने वाले लड़के जिगोलो कहलाते हैं।
मेल प्रोस्टिट्यूट। धमेजा अपनी कुर्सी को दाएं बाएं घुमा रहा था। मेरा हलक सूखने को आया। मैंने मेज़ पर रखी कड़क कॉफ़ी का तेज सिप लिया तो होंठ जल गए। ऑफिस में गजब सा सन्नाटा छाया रहता है आजकल। सब अपनी फाइलों में मुंह गड़ाए पता नहीं क्या करते रहते हैं। सोनिया की तो आवाज़ ही सुननी बंद हो गई है। गीतिका पहले से ही खामोश थी। हर कोई जैसे किसी अपराध बोध से ग्रस्त मालूम पड़ता है। मैं अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहता हूँ। इसी कोशिश में मैंने आदतन अपना ड्रॉर खींचा, मगर ड्रॉर खाली था। ऊपर और नीचे के ड्रॉर भी खींचकर खोल दिए, मगर डायरी की कोई झलक नहीं। मैं भीतर तक बेचैन हो गया, कुछ हद तक विक्षिप्त भी। ऐसा कैसे संभव है? मेरे ड्रॉर को किसने खोला होगा? क्यों खोला होगा? मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ पल को शून्य में खो गया। अब क्या करूं? किससे पूछूं? लग रहा है जैसे मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और मेरे भीतर सब कुछ खाली हो गया है। जैसे मेरा अपना कोई बहुत आत्मीय अचानक गुमशुदा हो गया हो। मैं अपने आप से किसी बच्चे की तरह जिद कर रहा हूँ, किसी बड़े की तरह खुद को समझा भी रहा हूँ कि मेरी आत्मीयता इस डायरी के साथ नहीं बल्कि अपने गढ़े हुए कुछ काल्पनिक पात्रों के साथ है। इसलिए अगर वह खो भी गई तो कोई बात नहीं, मेरे गढ़े हुए पात्र मेरी दुनिया में मौजूद रहेंगे। वास्तविकता में उनका अस्तित्व कहाँ जो उनसे मिलना या मगर डायरी गई कहाँ? वह खो कैसे सकती है? भीतर का बच्चा पैर पटक रहा था। मैं खुद को समझा भी रहा था और समझने को तैयार भी नहीं था। मैं खामखा विचलित हो रहा हूँ, जैसे वह मुझे अब कभी नहीं मिलेगी, जबकि मैं ही उसे कहीं किसी और स्थान पर रखकर भूल गया होऊंगा। मैं खुद को आश्वस्त कर रहा था कि कुछ देर बाद दोबारा देखूंगा तो यह मुझे वहीं मिलेगी जहाँ पहले मिला करती थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैं कुछ देर के लिए इत्मीनान के साथ आंखें मूंद कर बैठ गया। अभी 2 पल भी न बीते होंगे कि लगा कोई मुझे हिला रहा है। मैंने धीरे से आंखें खोली, देखा चपरासी खड़ा था। मैं थोड़ा हड़बड़ा गया। साहब बुला रहे हैं। आदेश सुनकर भी वह वहीं डटा था। मन तो हुआ कि पूछूं कि हाथ पकड़ कर लाने को कहा है क्या। ये चपरासी पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। मैं अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। वह भी मेरे पीछे पीछे चल दिया। उसे नज़रअंदाज कर मैं धमेजा के कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ कोई व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। धमेजा ने जिससे सहमति जताते हुए मेरी ओर इशारा किया, आप इन्हें ले जा सकते हैं। वह व्यक्ति खड़ा हो गया और मेरे चलने का इंतज़ार करने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मिस्टर त्रिपाठी, इनका पूरा सहयोग कीजिएगा, धमेजा ने मुझसे आंख मिलाए बिना कहा। धमेजा के स्वर की औपचारिक तटस्थता मुझे चेतावनी सी मालूम पड़ रही थी, जैसे मैं तो इनका पूरा सहयोग करूं पर धमेजा मेरा कोई सहयोग नहीं करेगा। नासमझी की स्थिति में मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो पाया चपरासी महोदय वहीं इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपने भीतर एक प्रकार का दबाव महसूस करने लगा। गलियारा पार कर वह व्यक्ति मुझे गेट नंबर 2 की तरफ ले आया। गेट पर गाड़ी खड़ी थी। उस व्यक्ति ने कड़ी नज़र से मुझे गाड़ी में बैठ जाने का इशारा किया। बैठने से पहले मैं उससे पूछना चाहता था क्यों, कहाँ, मगर कानों में धमेजा की चेतावनी गूंज गई। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी की पिछली सीट पर पहलवान जैसा एक आदमी पहले से बैठा था, जैसे ज़रूरत पड़ी तो वह मुझे धर दबोचेगा। मेरे बैठते ही गाड़ी रफ्तार से भागने लगी। एक बारगी तो लगा जैसे मेरा अपहरण हो गया है, मगर यह महसूस कर तसल्ली की कि मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी, न ही मेरे हाथ पांव बंधे थे। मैंने बाहर देखने की कोशिश की, मगर कुछ भी समझ नहीं पाया। कुछ ही देर में गाड़ी झटके से रुकी और एक एक कर हम तीनों गाड़ी से नीचे उतर आए। यह कोई सरकारी कॉलोनी थी। सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहली मंजिल पर जा पहुँचे। उस पहलवान ने ख़ास रिदम में दस्तक दी और दरवाज़ा खुल गया। भीतर घुसने पर मैंने खुद को किसी दफ्तर जैसी जगह में पाया। मुझे एक कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा कर वह व्यक्ति भीतर चला गया। धमेजा ने मुझे जिसका सहयोग करने के लिए भेजा था वह व्यक्ति भीतर की तरफ चला गया। पहलवान अभी भी वहीं डटा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें मुझसे क्या मदद चाहिए और सहयोग लेने का यह कौन सा तरीका है।
मैंने संयत होने की कोशिश की और सामान्य भाव से सामने के गलियारे की तरफ देखने लगा। गलियारे की ओट से भीतर के कमरे का अधूरा सा दृश्य दिखाई दे रहा था, जिसमें 18-20 बरस का कोई लड़का कुछ बता रहा था। उसका चेहरा मैं ठीक से नहीं देख पा रहा था, मगर उसकी आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। इंजीनियरिंग पूरी करने में ही इतना कर्ज चढ़ चुका था कि अब तो कंपटीशन के लिए फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं थे पास में। वह कह रहा था कि नौकरी के लिए वह पिछले 2 साल से भटक रहा है। मेरा भविष्य चौपट हो गया। वह रो पड़ा था। खुशी से कोई नहीं आता इस धंधे में, नौकरी मिलने पर खुद ही छोड़ देता यह सब। वह अपने आप में बड़बड़ा रहा था। उसकी बात सुनकर मेरा मन अनजानी आशंका से सिहर उठा। सर जी, मेरी माँ को न बताना यह सब, वह तो सदमे से ही मर जाएगी। वह गिड़गिड़ा रहा था। ठीक है, नहीं बताएंगे, मगर तू हमें अपने सब साथियों और अड्डों का पता देगा, मंजूर? दरवाजे की ओट से किसी की भारी सी आवाज़ सुनाई दी। हम किसी को नाम से नहीं जानते साहब। इस धंधे में किसी की पर्सनल जानकारी शेयर नहीं की जाती। उसने हाथ जोड़ लिए। मैं सुन रहा था कि उसकी भाषा उसके पढ़े लिखे और भले घर से होने का सबूत थी। वह बता रहा था, हमारे मोबाइल पर कोई नंबर नहीं आता, बस जीमेल लिखा होता है। जीमेल मतलब गूगल मेल? भारी आवाज़ जोर से दहाड़ी थी। जी का मतलब जिगोलो, MALE मेल मतलब लड़का, उसने जवाब दिया। मैसेज से ही हमें समय और जगह की जानकारी दे दी जाती है। इससे ज़्यादा हम अपने क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं जानते। उसने अपना फ़ोन अधिकारी की ओर बढ़ा दिया। फ़ोन लेकर वह व्यक्ति गलियारे से बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे वह लड़का भी बाहर निकल आया। उनके बाहर निकलते ही पहलवान ने मुझे बाईं बांह से पकड़कर उठा दिया। लगभग घसीटते हुए वह मुझे गलियारे पार वाले कमरे में ले गया और कुर्सी पर पटक दिया। पहलवान ने मेरी बांह छोड़ दी थी, मगर उसकी जकड़ अब भी महसूस कर रहा था। इसे ही खोज रहा था? यह वही भारी आवाज़ थी जिसे अभी बाहर से सुन रहा था। मैंने हैरानी से देखा, उसके हाथ में वही नीली डायरी थी जिसे देखने के लिए कुछ देर से मैं व्याकुल था। मगर इन्होंने कैसे जाना कि मैं इसे तलाश रहा था? ये तेरी डायरी है? उसने दोबारा पूछा। हाँ, मेरा मतलब है नहीं। हाँ या नहीं? पहलवान का हाथ मेरे गिरेबान तक आ पहुंचा था। जब तक मैं कुछ कहता तब तक दूसरे व्यक्ति का सवाल सर पर हथौड़े की तरह पड़ा। क्यों बे जीमेल, तू कितनी फीमेल के संपर्क में रहा है? कब से चल रहा है ये जिगोलो धंधा? और कौन कौन है तेरे साथ? उन तीनों ने मुझे घेर लिया था और मुझ पर सवालों के कोड़े बरसा रहे थे। किसी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए थे तो कोई मेरा गिरेबान खींच रहा था। मैं समझ गया था कि मैं इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा धर लिया गया हूँ। उस रोज़ छापे के दौरान जब्त की गई चीज़ों में यह डायरी भी इनके हाथ लग गई होगी और मेरी दराज से पाए जाने के कारण ये मुझे पकड़ लाए थे। जी, इस डायरी का इस केस से कोई संबंध नहीं। तुझे कैसे पता? पहले वाले ने मुझे बीच में टोक दिया। इस केस से संबंध नहीं तो फिर किस केस से है? दूसरा व्यक्ति। प्रूव इट। तीसरा व्यक्ति। जी, ये डायरी तो मैं दरियागंज से उठा कर लाया था। मेरा हलक सूखने को आया और आगे की बात गले में ही अटक कर रह गई। मुद्दे की बात बता, कहानी मत सुना, कहते हुए तीसरे व्यक्ति ने पानी भरा जग इतनी ज़ोर से मेरे सामने पटका कि ढेर सारा पानी छलक कर मेज़ पर बिखर गया। मैंने थरथराते हाथों से जग उठा लिया और गटागट पानी गले में उतार लिया। मेरा गला तो तर हो ही गया था, कमीज़ भी अच्छी खासी भीग गई थी। खैर, थोड़ा संयत होकर मैंने दरियागंज से डायरी उठाकर लाने की घटना का संक्षेप में बयान किया। प्रतिक्रिया में उनके चेहरे पर विश्वास अविश्वास के बीच झूलती चवन्नी भर मुस्कान उभर आई, जिसका मैं कोई बहुत ठीक अर्थ नहीं निकाल पाया। उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ तय किया और फिर वही पहलवान मुझे बाँह से घसीटकर वापस ले मुड़ा जो मुझे उठा कर लाया था। सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम फिर उसी गाड़ी में सवार हुए और पलक झपकते ही उसने मुझे मेरे दफ्तर के गेट नंबर 2 के सामने। घर पहुंचा तो विनीता कोई न्यूज़ चैनल चलाए बैठी थी। आजकल विनीता भी सीरियल वगैरह छोड़कर न्यूज़ देखने लगी है। न्यूज़ भी क्या है, जिस्म फरोशी और जिगोलो कल्चर का रियलिटी शो चल रहा है। धुंधले चेहरे में दिखाई दे रहा अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति
चैनल पर अपनी कहानी बयान कर रहा है कि किस तरह एक चित्रकला प्रदर्शनी में उसकी मुलाकात अपने से आधी उम्र की एक लड़की से हुई और उन्होंने साथ साथ चाय पी। नंगे जिस्मों की इस चर्चा से मैं दूर भाग जाना चाहता था। बाथरूम में जाकर मैं देर तक अपने हाथ पैर रगड़ता रहा। चाहता था पानी की तेज धार के साथ अपने शरीर पर पड़ी उन जांच अधिकारियों की छुअन का एहसास भी धो दूं। जब तक हाथ मुंह धोकर बाहर आया तब तक विनीता चाय रख गई थी। साथ वाले कमरे से आ रही टीवी की आवाज से मेरी झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। सोचा विनीता को आवाज दूं कि वह टीवी बंद क्यों नहीं कर देती, मगर कह नहीं पाया। चुपचाप आंखों पर तकिया रखकर लेट गया। अरे लेटे क्यों हो, सब ठीक तो है? विनीता चाय का कप वापस लेने आई तो ठिठक गई। काम बहुत बढ़ गया है आजकल। थूक के साथ साथ में बहुत कुछ निकल गया। अच्छा थोड़ा आराम कर लो। वह कुछ पूछती मगर मेरी चुप्पी देखकर उसने इरादा बदल दिया और चुपचाप लौट गई। टीवी की आवाज़ बंद हो गई थी। दिमाग को थोड़ी राहत महसूस हुई। अभी नींद आई थी कि आवाज़ें फिर तेज़ हो गईं। टीवी एंकर अपनी भरपूर ताकत के साथ चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि ऊंचे पदों पर बैठी इन महिला अधिकारियों ने दफ्तर को अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था। अच्छे घरों के लड़कों को नौकरी और अच्छी कमाई का झांसा देकर वे उन्हें अपने जाल में फंसाती थीं और अपनी हवस पूरी करने का साधन बनाती थीं। वह दिखा रही है कि कहाँ और कैसे मनाई जाती थीं रंगरलियाँ। मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई वीडियो की धुंधली और हिलती तस्वीरें हैं जैसी स्टिंग ऑपरेशन में दिखती हैं। अरे ये तो साउथ एक्सटेंशन वाला वही पार्लर है जहाँ मैं उस रोज़ जीएम से फाइल पर साइन कराने गया था। दीवारों पर लगे शीशे, ऊंची कुर्सियाँ, लॉबी से सटे कमरे से आती आवाज़ें, मैं सिहर उठा। ये क्या, ये तो मेरी तस्वीर है। अरे ये तो मैं हूँ। बगल में फाइल दबाए दफ्तर में धंसे दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ। यानी मैं भी कैमरे की गिरफ्त में आ ही गया। मगर ये आगे का दृश्य क्यों नहीं दिखाते कि मैं फाइल वहीं रखकर चला आया था? चैनल ने इसके आगे का दृश्य भी दिखाया, मगर वह नहीं जिसमें मैं दरबान से फाइल पर दस्तखत कराने की गुहार लगा रहा था, बल्कि वह दिखाया जिसमें मैं और मैडम आमने सामने खड़े थे। मैडम कह रही थी कि उन्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला, वरना वह मुझे अंदर ही बुला लेती। ये लोग किस तरह खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जब इतनी रिकॉर्डिंग इनके पास है तो वह भी होगा जो असल कहानी है, मगर इन्हें सही गलत से कोई मतलब नहीं। ये तो बस सनसनी फैलाना जानते हैं। इनकी नज़र में मैं भी उन रंगीनियों का एक हिस्सा था। यानी मीडिया ने मुझे भी जिगोलों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। कल मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? और ये क्या, सबके चेहरे तो धुंधले हैं, मगर मेरा चेहरा कितना साफ दिखाई दे रहा है। कोई भी मुझे पहचान लेगा। ओह, मैं विनीता को क्या मुंह दिखाऊंगा? बच्चों का सामना कैसे करूंगा? सगे संबंधियों जानकारों से कैसे नज़र मिलाऊंगा? अब मैं क्या करूं? इस शर्मिंदगी से तो मौत बेहतर है। अपनी पूरी ताकत के साथ मैं अपना गला दबाने लगा कि अजीब सी घुटन के साथ मेरी नींद खुल गई। मैं झटके से उठ बैठा। मेरा पूरा शरीर चिपचिपा हो आया था, सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। क्या हुआ देवेन, कोई बुरा सपना देखा क्या? विनीता ने मुझे झकझोरते हुए पूछा तो मैं भभक पड़ा। क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझती हो विनीता? कैसा? विनीता पूरी तरह जाग चुकी थी और मेरे बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ गई थी। देखो देवेन, तुम्हारे दफ्तर की कहानी में कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कहते हुए उसने मुझे अपनी बाहों में छुपा लिया। एक पल को लगा उसने मेरी खो चुकी जिंदगी वापस कर दी है। इस भरोसे की क्या वजह है तुम्हारे पास? मैं पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था। वजह और सबूत शक करने के लिए चाहिए, विश्वास के लिए नहीं। हल्के हाथ से वह मेरा माथा सहला रही थी। क्या हुआ? उसने इत्मीनान से पूछा। ये जो पूर्णिमा सूद आजकल चर्चा में है ना, वह मेरी इमीडिएट बॉस थी। मैं उसी को रिपोर्ट करता था। मैंने उसे बताया कि एक रोज़ पूर्णिमा के कहने पर मैं जिस जगह जीएम से फाइल साइन कराने गया था वह भी दरअसल उनका एक ठिकाना था।
मैंने उसे यह भी बताया कि आजकल मुझे भी जांच पड़ताल के लिए बुलाया जा रहा है। मेरा गला भर्रा आया था और आवाज़ टूटने लगी थी। वे अपना काम कर रहे हैं देवेन, तहकीकात किए बिना वे सही गलत का पता कैसे लगाएंगे? विनीता ने मुझे तसल्ली दी। उसका मानना था कि हम जांच अधिकारियों का सहयोग नहीं करेंगे तो हकीकत का पता कैसे लगेगा। उसने बताया कि उसके दफ्तर का भी ऐसा ही हाल है। वहाँ भी ऊंचे पदों पर ऐसी कई महिलाएं मिल जाएंगी जो योग्यता के बल पर नहीं बल्कि दूसरे रास्तों से वहाँ तक पहुँची हैं। पद को पाने के लिए उन्होंने पहले खुद समझौते किए, अब लड़कों से करवा रही हैं। लड़के भी महिला बॉस को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हाँ, फ़र्क बस इतना है कि हमारे यहाँ उन्हें इस काम के लिए पैसे न देकर सुविधाएं दी जाती हैं, फ़ायदेमंद पोस्टिंग, ओवरटाइम और अहम सीटों पर तैनाती। विनीता का मानना था कि जिस तरह उन्हीं औरतों के बीच होकर भी वह उन जैसी नहीं, वैसे ही मैं भी उन जैसा नहीं हूँ। रही बात फाइल पर साइन कराने या किसी असाइनमेंट के तहत मुझे कहीं भेजे जाने की, तो मुझे जाना तो होगा ही। वह मुझे किसी नादान बच्चे की तरह समझा रही थी। मान लिया कि उस दिन की रिकॉर्डिंग हो ही गई और तोड़ मरोड़ कर दिखा भी दी गई, तो भी आत्महत्या जैसी हरकत करने की कभी न सोचना, क्योंकि आत्महत्या का मतलब तो पश्चाताप है, यानी गुनाह मान लेना। हम तो लड़ेंगे इसके खिलाफ और सच को सामने लाएंगे। विनीता के हम ने मुझ में ताकत भर दी थी, जीने का उत्साह जगा दिया था, मेरे होने को उत्साह दे दिया था। मैं अचानक बहुत कुछ हो गया। वह मुझे जाने क्या क्या समझाती रही और मैं सोचता रहा कि विनीता जैसी पत्नी ने मेरी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। क्या सचमुच औरतें अपने पति पर इतना भरोसा करती हैं, उनका इसी तरह साथ देती हैं? फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाने जाने वाली औरतें किसी और दुनिया की होती होंगी, मैं सोच रहा था। सुबह आँख खुली तो लगा जैसे एक लंबी और भरपूर नींद से जागा हूँ, जैसे ज़िंदगी में नई ताजगी आ गई हो। रात विनीता के साथ हुई बात ने मुझे तन कर खड़े होने की ताकत दे दी थी। अपने भीतर गजब का आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ। मैं पाक साफ हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ, और विनीता भी मानती है। बस अब मुझे किसी का कोई डर नहीं। मैं सधी चाल से दफ्तर पहुँच गया। अब उस दिन जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें उसको जाहिर सी बात है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो बहुत हद तक अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाता है, अपनी बात कह पाता है। और इसी बीच में ये कुछ घटनाक्रम इस तरह से बनता है कि उसका बेटा जो है अभिषेक, वो एयरफोर्स में चुन लिया जाता है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। अब वो सोच रहा है, मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। ज़िंदगी कितने अलग अलग रूपों से मुझे मिल रही है, उसका हर चेहरा पिछले चेहरे से कितना जुदा है। अब से पहले मैं खुद को घर दफ्तर दोनों जगह बेहद उपेक्षित और कुछ हद तक नकारा भी महसूस करता था, मगर जहाँ अभिषेक ने मुझे अपना प्रेरणा स्रोत कहकर मुझे महत्वपूर्ण बना दिया, वहीं मधुकर ने खुद को व्यक्त करने के लिए मुझे सुपात्र बताकर मेरी सच्चाई को रेखांकित किया। मुझे हमेशा लगता रहा कि विनीता मुझसे संतुष्ट नहीं, मगर उस रात उसने मुझ पर जो भरोसा व्यक्त किया वह मेरे प्रति उसकी आत्मीयता का एक रूप नहीं तो और क्या था। कैसे कहते हैं लोग कि पति पत्नी एक समय के बाद एक दूसरे से उकताने लगते हैं। उकताना तो दूर, मैं तो इतने वर्षों में भी विनीता को ठीक से जान नहीं पाया। मैं जिसे उसकी जिद समझता रहा वह उसकी दृढ़ता थी। उसके जिस अधिकार भाव को मैं अनधिकृत समझता रहा वह उसके व्यक्तित्व की विराटता थी। यह मेरी ही दृष्टिहीनता थी कि मैं अब तक उसकी भव्यता के दर्शन नहीं कर पाया। आश्चर्य, अब जब चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, नज़र कमज़ोर हो रही है, तब मेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। ये बात कुछ बदले हुए ढंग से किसी ने कही थी मुझसे। किसने? हाँ, याद आया। यह बात तो क्वीना की डायरी में, अच्छा वो क्यू से क्वीना का नाम उसे दे देता है, मैं एक बार याद दिला दूँ तो हाँ याद आया। यह बात तो क्वीना की डायरी में पढ़ी थी जब समीर ने निकिता के अक्खड़ अड़ियल स्वभाव को उसकी खुददारी की तरह परिभाषित किया था। उस रात क्वीना भी कुछ इसी तरह विश्लेषित करती रही थी कि हम पूरी ज़िंदगी जी लेने के बाद भी किसी को कितना जान पाते हैं। तब उसका भी मन किसी ऐसे प्यार के लिए तड़प उठा था जो उसकी ज़िद को दृढ़ता की तरह स्वीकार करता, उसके स्वाभिमान को समझ पाता। क्वीना को याद कर मन मायूस हो गया। सोचने लगा वह डायरी जो उसने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए नोट्स के रूप में तैयार की थी और जो शायद भूल से रद्दी के साथ बिक गई,
आज वह डायरी कितनी कितनी तरह के गफलत पैदा कर रही है। मेरी निगाहों में उस अनदेखी लड़की का मासूम चेहरा आकार लेने लगा, जो यौवन की दहलीज पर होने वाले एहसास को इस डायरी में निहायत खुफिया ढंग से दर्ज कर रही थी, ताकि अपनी मोहब्बत को रुसवाइयों से बचा सके। उसे कैसे बताऊं कि ये जांच अधिकारी उस अबोध लड़की के मासूम प्यार और धड़कते एहसासात को कितनी गलत निगाहों से देख रहे हैं, उसके संकोच भरे कोड्स को किस कदर बदनाम करने पर तुले हैं। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो डायरी मैंने एक कहानी की तरह पढ़ने के लिए उठाई थी और शॉर्ट नोट्स में लिखे जिसके जीवन चक्र को अपनी तरह से गढ़ने लगा था, जिसके ब्लैंक्स मुझे रचनात्मक स्पेस देते रहे, मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसके किरदार और वह खुद मेरे इतने निकट आ पहुंची कि मैं उसके प्रति आसक्त होने लगा हूँ। उस पर लगाए इल्ज़ामों को गलत साबित करने के लिए छटपटाने लगा हूँ। मैं क्वीना की मासूमियत को दागदार होने से बचाना चाहता हूँ, यह मानते हुए भी कि इस डायरी का बहुत सा हिस्सा मेरी कल्पना ने गढ़ा है। क्वीना भी मेरी कल्पना से रचा गया एक व्यक्तित्व है। फिर भी मेरा मन क्यों लिखकर हस्ताक्षर करने वाली उस लड़की के असल स्वरूप से मिलने को मचलने लगा, जिसका नाम भले ही क्वीना ना होकर रानी या मल्लिका या फिर कुछ और होगा, मगर उसकी कहानी मेरी गढ़ी कहानी के बहुत करीब होगी। वह लड़की जिसकी डायरी ने मेरी सोच को नई ऊंचाई दी, जीवन को देखने का नया नज़रिया दिया, मैं उस क्वीना से मिलना चाहता हूँ। वह लड़की जिसने मुझे फेथ परिवार से जोड़ा, मेरे भीतर की आस्था को जागृत किया, जिसने मेरी असल विनीता से मुलाकात करवाई, मैं उस क्वीना से मिलना चाहता हूँ। मन ही मन मैंने अपनी कामना दर्ज की। इस अनूठी दुनिया को रचने वाले अप्रतिम रचनाकार, मैं भी अपनी रचना से रूबरू होना चाहता हूँ, अपनी क्वीना से मिलना चाहता हूँ। क्वीना से मिलना चाहते हो तो तुरंत चले आओ, गाड़ी भेज दी है। ऐन उसी वक्त डॉक्टर मधुकर का फ़ोन आया तो शरीर में झुरझुरी सी उतर आई। अभिमंत्रित सा मैं गेट नंबर 2 की तरफ लपका। पिछले दरवाजे से मुझे अंदर वाले केबिन में पहुंचा दिया गया था। डॉक्टर ने आंख के इशारे से मेरा स्वागत किया और मैं वहां बैठ गया। मैं एक बार समय देख लूँ, 10 मिनट रह गए हैं, ज़रा पानी पिलाना। कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। वो डायरी जिसे उसने अपनी रचनात्मकता के लिए एक माध्यम बना लिया, देवेंद्र त्रिपाठी ने, और वो क्वीना जिसे उसने गढ़ा, जो क्यू नाम से अपने हस्ताक्षर करती रही उस डायरी में, और कोड्स में उसने बहुत सी बातें लिखी, उन सभी बातों का खुलासा आगे जाकर के कहानी में होता है। और जो उसने गढ़ा था और जो हकीकत है, जब वो दोनों सामने टकराते हैं तो उपन्यास का एक तरह से वहाँ पर वो तिलस्म टूटता है जो अब तक सारा बुना गया था। तो एक ऐसी समस्या जो आप समझते हैं कि मतलब लोग जिस पर बात करने में भी संकोच करते हैं, मुझे भी थोड़ा मतलब सोचना पड़ा था कि अगर मैं पढ़ती हूँ इस उपन्यास को तो किस तरीके से मैं पढ़ूँ, मेरे लिए पढ़ना भी सुलभ हो सके। मगर क्या सिर्फ इतनी सी बात से कि हमें बात करने में दिक्कत होगी, हम उस बात को छुपा देंगे, दबा देंगे? एक ऐसा शोषण जिसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लेखक होकर भी हम उससे कहीं दूर हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से सवाल और इस तरह की बहुत सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी आगे की कहानी के लिए आप मेरे उपन्यास को पढ़ें, जो आप मेरी इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये जीमेल एक्सप्रेस दिखाई दे रही है और ये किताब घर ने छापा, आप किताब घर से भी ले सकते हैं। और वैसे आजकल मातृभारती नाम की जो ऑनलाइन साइट पे आप जाएं, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। आप इसे धारावाहिक रूप में इन्होंने छापा और बहुत ही पसंद किया गया उसे। कुछ ही एक आध महीने के अंदर ही 10,000 से अधिक लोग उसे देख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उपन्यास बाकी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी उपलब्ध है, वहाँ से भी मंगाया जा सकता है। पर मुझे ये जो सबसे बड़ी बात थी वो ये लगी कि जब मैंने इसे लिखा तो कई जान पहचान के जो लोग थे उन्होंने तो चर्चा की, लेकिन जो अनजाने पाठक थे उन्होंने मैसेंजर में आकर के मुझे कई ने तो यहाँ तक लिखा कि आपने मेरी ज़िंदगी कैसे जान ली, ये घटना मेरे साथ घटी थी, आप तक कैसे पहुँच गई। तो मतलब इस तरह की कई घटनाएं थीं, ऐसे कई लोग थे जो इस सिलसिले का शिकार बने थे।
मगर वही ये सोचते हुए कि आप महसूस करेंगे कि शायद लड़कों के लिए शोषण नहीं है। एक सीमा पर आप महसूस करते हैं कि जब तक आप भावात्मक रूप से नहीं जुड़ते तो इस तरह का संबंध आपको सुख नहीं देता, बल्कि दबाव पैदा करता है, आपके व्यक्तित्व को अवरुद्ध कर देता है। मित्रों, मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं उपन्यास के बारे में सोच रही थी और मुझे लगा अब तक जो कुछ मैंने लिखा है वो बिल्कुल अलग तरह का था और मैं इसे अब प्रस्तुत करूँगी तो पता नहीं मेरे अपने एक छवि पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। घर परिवार होता है, हम सबके घर परिवार हैं। मुझे इसको लिखते हुए अपने बहुत सारे खाँचों को तोड़ना था। तो मैं इस जगह ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे पिता ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह हम डॉक्टर से अपनी बात पूरी नहीं बताएंगे तो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकेगा। ये समाज का डॉक्टर, एक लेखक जो है वो समाज का डॉक्टर होता है। और अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है, मेरे पिता ने कहा, पता नहीं वो शायद अगर जुड़े होंगे तो ज़रूर सुन रहे होंगे, और उन्होंने ये कहा कि अगर डॉक्टर से आप अपनी दवाई मर्ज़ को छुपा लेंगे तो वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा। और साहित्यकार का ये काम होता है कि वह समय की नब्ज़ को पकड़े, समाज की नब्ज़ को पकड़े और उसके भीतर परिष्कार लाने के लिए अगर उसे खुद को भी दांव पर लगाना पड़े तो वो उसे लगा दे। तो जब मेरे पिता ने ये बात कह दी तो शायद उसके बाद ही मैं उस दृश्य को लिख पाई कि पत्नी और पति का जो संबंध है। और मैंने उस बात में, इसमें मुझे मनु जी ने भी बहुत साथ दिया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि ये एक ऐसा विषय है तो इस पर काम करो, क्योंकि इस बात को कोई ना कोई उठाएगा, ये बात उठनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि पति पत्नी के बीच में या अपने जो आप जिनके सहारे खड़े होते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके संगी साथी आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो फिर आपके भीतर एक आत्मविश्वास भर जाता है। और वही आत्मविश्वास जो है वो देवेन में मैंने रिफ्लेक्ट होता हुआ देख पाई, जब वो इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ बाद में खड़ा हुआ और उसने अपनी बात रखी पूरे मजबूती के साथ कि मैं इस तरह से इसको लाया, इस डायरी का इससे कोई संबंध नहीं है, आप खामखा इसे जोड़ रहे हैं। और किस तरीके से फिर वो कहानी आगे बढ़ती है, तो उस कहानी को हम पढ़ सकते हैं और उस पर सवाल भी कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ, ये अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ ये पुरुष विमर्श की कहानी है तो मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहती, ये व्यक्ति विमर्श की कहानी है। जब आप स्त्री को सिर्फ इसलिए मतलब उसकी वर्जिनिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, आप ये बताइए पुरुष की वर्जिनिटी को कैसे टेस्ट करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, उनको इससे क्यों मतलब छूट मिल जाएगी और मतलब क्या उसका क्या पैमाना होगा, ये बात आप कैसे वो करेंगे। अगर कोई पुरुष बंधनों को तोड़कर बाहर निकलता है या कोई दुर्घटना घटती है तो पुरुष को कोई नहीं लांछित करता, स्त्री को लांछित करता है। तो ये भी एक सवाल है। ऐसे कई तरह के सवाल हैं कि मतलब आप जिनसे किनारा नहीं कर सकते या अब तक अगर करते आए तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उससे भिड़ना पड़ेगा। ये जो एक विषाक्त सा वातावरण बनता जा रहा है, हमें उसके प्रति थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा और उन बच्चों को जो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, चाहे वो मेल प्रोस्टिट्यूशन हो या फीमेल प्रोस्टिट्यूशन हो, ये जो देह का शोषण है वो एक बहुत बड़ी त्रासदी है समाज की, जिसके लिए हम फीमेल के लिए तो फिर लड़ते रहें, लेकिन लड़कों को लेकर के हमने उस सजगता से या उस संवेदनशीलता से, उस गंभीरता से सोचा नहीं। तो अब वक्त आ गया है कि हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि एक नज़र मैं देखूँ कि वो जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए रहे और उन्होंने कुछ कहा, अगर लिखना चाहते हैं, कुछ पूछना भी चाहते हों, तो कई लोग, कई ऐसे छात्र हैं जो मुझसे बराबर इसको लेकर बात करते रहे। पटना पुस्तक मेले में मुझे ख़ास तौर पर इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया और 1 घंटे की लंबी चर्चा हुई, कई तरह के प्रश्न पूछे गए और मुझे भी डर था, अंदर में कहीं एक तरह का संकोच भी था। लेकिन वही होता है कि जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि आपको बाहर निकल कर ये बात करनी है तो आप मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे इसमें कुछ आ नहीं रहा कि लोग देख रहे हैं या तो मेरे इसमें आना बंद हो गया है, आप लोगों की कमेंट्स आना बंद हो गई हैं, पर खैर कोई नहीं।
वो जब आएंगे तो मैं बाद में देख लूँगी, फ़िलहाल तो मैं वैसे भी इसे पढ़ रही थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उपन्यास लिखना अपने आप में जैसे एक पूरा भोजन करने जैसा होता है। उसमें बहुत गुंजाइश होती है, बहुत तरह के विषय आप उठा सकते हैं। एक बड़ा विषय होता है और कुछ छोटे विषय होते हैं, सब प्लॉट्स होते हैं, और वो भी बड़े गंभीर होते हैं उनको लेकर। जैसे इसके अंदर एक छोटी सी बात मैंने रखी कि जो उसका बेटा है, विनीता और देवेंद्र का बेटा है, वो बड़ा सबमिसिव कैरेक्टर है। अब आज का समय ऐसा हो गया, आप ऐसा कई जगह महसूस करेंगे कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, बात नहीं करते, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हैं, उनको लोग इग्नोर कर देते हैं, एक साइड पे छोड़ देते हैं, उनकी बड़ी बुलिंग टाइप होती है, तो वो अपने आप को बड़ा लेफ्ट आउट सा महसूस करता है। और विनीता ये महसूस करती है कि मेरा बेटा कहीं वो होमो सेक्सुअल तो नहीं है, कहीं उसका मतलब उसकी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको किसी साइकियाट्रिस्ट से जाकर के दिखाना पड़ेगा। तो मतलब वो इस तरीके से चीज़ें बनती हैं कि आपको ये लगता है कि मतलब आज के वक्त पे जिस चीज़ को हम एक सुदृढ़ चरित्र माना करते थे, आज के वक्त पे वो अब नॉर्मल होना माने जाने लगा है। हम उसके लिए डॉक्टर की, वो विनीता चाहती है कि हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएं क्योंकि ये बड़ा अब नॉर्मल है, ऐसा नहीं हो सकता, और वो बड़ी चिंतित है। तो इस तरह के जो दृश्य हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट है। और ये कोई दृश्य मेरा मनगढ़ंत नहीं था, बल्कि ये सचमुच का एक दृश्य मेरे कहीं किसी जिक्र में आया था। हमारे किसी मित्र ने इसको, मेरी एक सहेली ने ये बात उठाई कि मेरा बेटा किसी से बात नहीं करता। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बजाय इस बात का गौरव लेने के कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छे चरित्र वाला और अनुशासित है, तो माँओं को ये चिंता होने लगती है कि कहीं वो किसी और उसका शिकार तो नहीं, किसी बीमारी का। तो ये जो समय इतना बदल गया है कि चरित्रवान होना आज के समय में, ईमानदार होना आज के समय में एक सज़ा हो गई है, एक गलतफहमी पैदा कर देती है आप लोगों के, हम लोगों के बीच में। तो कितनी बड़ी चुनौती होती है कि आप अपने उस पर टिक कर रहें। वही अभिषेक जब बाद में एयरफोर्स में सेलेक्ट होता है और वो वही होना चाहता था, वो एकदम एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य को देखता है, मेहनत करता है, तो जब वो सारा टूट कर वहाँ जुड़ता है तो वो दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। और मतलब मैं तो उसको लिखते हुए बहुत भावुक हुई। ऐसे कई यहाँ दृश्य हैं जो आपको लेकर जाएंगे। इसमें बहुत सारी गुफाएं, अंतर गुफाएं हैं अंदर। बहुत मतलब मज़े की बात है कि कई किरदार ऐसे थे जो मेरे सामने इस तरह से खड़े हो गए और मुझसे बहस करने लगे, मेरे खुद सिद्धांतों से बहस करने लगे, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी जो ज़िंदगी है, जी हुई ज़िंदगी, उससे एकदम खिलाफ था। उससे बिल्कुल हटकर एक दृश्य था जो मुझे यहाँ लिखना था। उसके लिखने के लिए कई कई रातें ऐसी हो गई कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो ये किरदार मुझसे बहस करते थे और फिर मुझे महसूस हुआ कि जब आप कलम हाथ में लेकर के कागज़ के साथ उसका संवाद बनाते हैं तो आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। मैंने कोशिश की कि मैं उस दायित्व को उस संवेदनशीलता के साथ निभाऊं जिसकी दरकार है। मैं उसमें कितनी सफल रही, कितना मैं उसके साथ न्याय कर पाई, ये मेरे मित्र आप लोग पढ़कर उसकी जानकारी देंगे। मातृभारती पर आप लोग इसे फ्री में उपलब्ध है, ये उसे पढ़ें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और नहीं तो जिन लोगों को हाथ में किताब लेकर पढ़ने की आदत है, वो अमेज़ॉन वगैरह पर भी है ये, और किताब घर ने इसे छापा है। इसको काफ़ी पसंद किया वहाँ के लोगों ने, तो मुझे मतलब बड़ा सुखद एहसास रहा। हालांकि ये मेरा पहला उपन्यास था, तो अब मैं दूसरा उपन्यास लिख रही हूँ। हालांकि वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसे अभी नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि हर चीज़ की कुछ गोपनीयता होती है। एक तनाव सा आप पैदा करते हैं, ताना बाना बुनते हैं, तो अगर उसे पहले ही खोल दिया जाएगा तो वो चीज़ आपको, कई चीज़ें आपकी टूट जाएंगी। इसलिए मैं उसको अभी बरकरार रखना चाहती हूँ। लेकिन बहुत जल्दी एक नए उपन्यास के साथ मैं आपके बीच में फिर हाजिर होंगी। इस वक्त मैं समझती हूँ मेरा समय समाप्त हो चुका है, जो सीमा रेखा मुझे दी गई थी। मैं नवजागरण प्रकाशन को एक बार फिर बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और राजकुमार अनुरागी जी को ख़ास करके इस बात का बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी उदारता के साथ वे अपने प्रकाशन के अलावा भी जो अन्य प्रकाशनों से छपी हुई पुस्तकें आई हैं उनके लिए खुला मंच देते हैं। हमें ऐसे प्रकाशनों के साथ जुड़ना चाहिए और उनके साथ अपनी लेखनी को साझा करना चाहिए। हम मेरे साथ जो साथी यहाँ जुड़े, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।